चलिए रिपोर्ट सूचकांक से कैसे शुरू करते हैं। जस्टिस हेमा कमेटी, ये अगस्त का करंट अफेयर है। जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट 3 सदस्यीय हेमा समिति की रिपोर्ट है, जिन्होंने मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ भेदभाव, शोषण, यौन उत्पीड़न की चौंकाने वाली घटनाएं उजागर हुई। कर्नाटक में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाहन स्टेशन हैं। कर्नाटक में देश के सबसे ज़्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। 85% स्टेशन बेंगलुरु जिले में ही हैं। कर्नाटक के बाद इस सूची में महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश आता है। तो उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? थर्ड है वाहन चार्जिंग स्टेशन में। नंबर 1 पे है कर्नाटक, सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे है उत्तर प्रदेश और फोर्थ पे है दिल्ली। सरकार की हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने, विनिर्माण यानी फेम योजना जो थी, फास्टर अडोप्शन ऑफ पता नहीं क्या जो भी है, फास्टर अडोप्शन करके था, हाइब्रिड जो वाहनों का कुछ ऐसे था, उसकी योजना जैसे विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषित किया गया। कर्नाटक भारत का पहला राज्य था जिसे 2017 में ईवी नीति पेश की थी। तो ईवी नीति जो है कर्नाटक राज्य ने 2017 में पेश कर दी थी, सबसे पहले राज्य, और सबसे ज़्यादा भी इसी में ईवी चार्जिंग स्टेशन है। बहुआयामी भेद्यता सूचकांक, ठीक है जी। तो MVI बोलते हैं इसे, बहुआयामी भेद्यता सूचकांक। इसका उद्देश्य छोटे द्वीप राज्यों और विकासशील देशों को कम ब्याज वाले वित्त पोषण तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है, ठीक है। ऐसा कोई सूचकांक है, हार्ड में जाने तो कभी नहीं पढ़ा। अगला है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है उसकी रैंक आई है। तो उसमें कौन कौन से कॉलेज नंबर 1, 2, 3 वो सब देखेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में IIT मद्रास शीर्ष स्थान पर है। तो सबसे नंबर 1 पर ये NIRF की रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन है? IIT मद्रास। तो IIT मद्रास फर्स्ट पे, IISc बेंगलोर जो है सेकंड नंबर पे, और IIT बॉम्बे थर्ड नंबर पे। तो IISc मद्रास है नंबर 1 पे इस साल NIRF की रैंकिंग में। तो इसमें अलग अलग क्षेत्रों के कॉलेजों की भी रैंकिंग दे रखी है, वो सब देख लेते हैं। इंजीनियरिंग संस्थान में IIT मद्रास नंबर 1 पर है। विश्वविद्यालय में IISc बेंगलोर नंबर 1 पर है। समग्र संस्थान में IIT मद्रास है, तो दोनों जगहों पे IIT मद्रास हो गया। प्रबंध संस्थान में IIM अहमदाबाद हो जाएगा। मेडिकल में एम्स दिल्ली हो जाएगा। कॉलेजों में हिंदू कॉलेज दिल्ली है। और साहब वास्तुकला और योजना संस्थान में IIT रुड़की है। मुक्त विश्वविद्यालय में IGNOU तो है ही है। नवाचार में IIT बॉम्बे है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है। बस ये सब हमने पढ़ लिए, बाकी सब छोड़ दो। अगला है ग्लोबल फूड एवं ड्रिंक्स रिपोर्ट, एक ब्रांड फाइनेंस की ये रिपोर्ट होती है। तो ये पूछ सकते हैं ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट किसकी होती है? ब्रांड फाइनेंस की होती है। तो इसमें नंबर 1 पर कौन है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड यानी कि अमूल को विश्व की सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा दिया गया है। तो विश्व की सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड कौन है? अमूल है। इसे AA+ रेटिंग मिली है। विश्व की सबसे मूल्यवान और मजबूत खाद्य ब्रांडों की सूची में अमूल 22वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड का नेस्ले विश्व का सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांड बन गया है। विश्व का तो नंबर 1 वो है, और 22वें स्थान पर अमूल है जो कि सबसे मजबूत वाला है ए रैंकिंग में। क्वेश्चन आएगा अमूल के लिए आएगा, ठीक है। फूड एवं ड्रिंक रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस कंपनी द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये भी पूछ सकते हैं। फॉर्च्यून 500 की लिस्ट की बात चल रही है, भाई क्या लिस्ट की बात है? वॉलमार्ट ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में। तो 11वें साल तक लगातार वॉलमार्ट ही नंबर 1 पर रहता है। और इसमें ये पूछ लेते हैं भाई इंडिया की कौन सी है? तो इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है जो 86वें स्थान पर पहुंच गई। अच्छी हुई है इसकी रैंकिंग। इस वर्ष फॉर्च्यून 500 में 9 भारतीय कंपनियां हैं, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ऊपर है, 86वें स्थान पर है। और इसमें है IOCL, LIC, ONGC, BPCL और 4 निजी संस्थान हैं, ठीक है जी। तो फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट में सबसे ऊपर वॉलमार्ट है, और इसमें एप्पल भी है, और बर्कशायर हैथवे, सिनोपेक और स्टेट ग्रिड वगैरह और भी कंपनियां हैं। अमेज़ॉन भी है, रामको है, और सब, ठीक है। हमें क्या है, हमें तो नंबर 1 पता होना चाहिए, और नंबर 1 है वॉलमार्ट। इंडिया की है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और IOCL, LIC, ONGC, BPCL, SBI। चलिए
अगला है इंडिया टाइगर रिजर्व ट्राइबल गेट आउट टू टूरिस्ट वेलकम रिपोर्ट। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के दिन भारत के बाघ अभयारण्य आदिवासी बाहर निकले, पर्यटकों का स्वागत है। आदिवासियों को बाघ अभयारण्य से बाहर निकालो, पर्यटकों को आने दो, ऐसी करके एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट टाइगर के कारण कम से कम 5.5 लाख अनुसूचित जातियाँ और अन्य निवासी जो है वनवासी विस्थापित हो गए होंगे। प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से टोटल में 5.5 लाख लोग जो है वो जंगल से विस्थापित हो जाएंगे। विस्थापित होने वाले स्थान वाले लगभग 2.9 लाख लोग जो है उनमें से 1.6 लाख लोग राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो लोग विस्थापित होंगे राजस्थान के कुंभलगढ़ से होंगे और कुल मिला के 5.5 लाख लोग विस्थापित हो सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब है? 29 जुलाई को। योजना एवं कार्यक्रम, चलिए, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी गई है। मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी। ये 1 अप्रैल 2025 से यानी अगले फाइनेंशियल ईयर से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को प्रतिस्थापित कर देगी। ठीक है। 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए इसे शुरू किया गया है। टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में समिति थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर इसे बनाया गया है। तो ये पूछ सकते हैं कि भाई यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो थी वो किसकी सिफारिश है? तो वो है टीवी सोमनाथ की। तो टीवी देखते हुए सोमनाथ ने कहा कि भाई यूनिफाइड पेमेंट स्कीम जो है वो हम जारी कर देते हैं। यूपीएस अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% दिया जाएगा। तो ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि कितने महीने के औसत वेतन वगैरह का कितना परसेंट दिया जाएगा? तो लास्ट के 1 साल का 50% वेतन दिया जाएगा यूनिफाइड पेमेंट स्कीम के एंड में, जब रिटायर होगा आदमी तब। मृत्यु हो जाएगी तो 60% पारिवारिक पेंशन, सेवानिवृत्ति के समय पे ग्रेच्युटी का लाभ और एकमुश्त सेवानिवृत्ति भुगतान का भी आश्वासन इसमें दिया गया है। मतलब कि ग्रेच्युटी के अलावा भी और सेवानिवृत्ति भुगतान भी होगा और 60% पेंशन तो मिलेगी अगर कोई मर गया तो, और 50% पेंशन तो वैसे भी 50% रुपया मिलेगा पिछले 12 महीने की सैलरी का। केंद्र सरकार की सेवा के कम से कम 10 साल पूरे करने वालों के लिए न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन का वादा किया गया है। यूपीएस कर्मचारी के वेतन से 10% और सरकार जो है 18.5% हिस्सा जोड़ेगी। तो पेंशन में 10% तो कर्मचारी के कटेंगे और 18.5% सरकार जोड़ेगी। ठीक है जी। अगला है क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स के लिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज CQZN 1 के तहत 25 चैलेंज लॉन्च किए हैं। एनिमेशन, फिल्म निर्माण, गेमिंग, संगीत, दृश्य कला, इन सब चीज़ों में, और एनीमे चैलेंज, कॉमिक्स चैलेंज, ऐसे बहुत सारे चैलेंज चालू किए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक नई क्रिएटर इकोनॉमी बनाई गई है, इसकी मान्यता दी गई है। मार्च 2024 में पहली बार राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड भी दिए गए थे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड कब दिए गए हैं? मार्च 2024 में दिए गए हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल, नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल है। ये क्या है भाई? पंजीकरण के लिए पात्र सभी MBBS डॉक्टरों को इसका पंजीकरण किया जाएगा। यह पोर्टल देश के सभी MBBS पंजीकृत डॉक्टरों का एक व्यापक और गतिशील डेटाबेस होगा। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल, तो जो निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक होते हैं उनके लिए भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक प्रबंध सूचना प्रणाली पोर्टल नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। सामाजिक सुरक्षा का लाभ, बीमा, स्वास्थ्य लाभ, आवास योजना, ये सब चीज़ों की जानकारी इस वाले पोर्टल में दी जाएगी। अगला क्या है? प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स और जल विद्युत DPR पोर्टल का शुभारंभ। ये जो है ना, ये याद कर लेना भाई, ये प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स, ये किससे संबंधित है ऐसे पूछ लेते हैं, और देखना है किससे संबंधित है। ये थर्मल परियोजनाओं का ऑनलाइन निगरानी पोर्टल है प्रॉम्प्ट।
ये निर्माणाधीन थर्मल पावर परियोजना है ना, उनके वास्तविक समय पर ट्रैकिंग करेगा उनको। ठीक है। पावर सेक्टर के लिए आपदा रोधी संरचना है ड्रिप्स। ड्रिप्स का पानी से कोई लेना देना नहीं है, ये है पावर सेक्टर का आपदा अवरोधी संरचना, चक्रवात, भूकंप, बाढ़ आदि। ठीक है। बिजली व्यवधानों को तुरंत पहचाने, ये हो बहुत चांस है ये आने का। ठीक है। प्रॉम्प्ट और ड्रिप्स किससे संबंधित है, तो ये जो है जो पावर सेक्टर की परियोजना है ना, उनकी उनकी ये वो है, पोर्टल है उनके। जल विद्युत एवं पीएसपी परियोजनाओं से संबंधित सर्वेक्षण और जांच गतिविधियों की निगरानी, जल विद्युत डीपीआर के लिए। निर्माणाधीन जल विद्युत पंप भंडारण परियोजनाओं की स्थिति प्रदान करेगी। मतलब क्या होता है कि जल विद्युत का भंडार किया जा सकता है। ठीक है। पानी ऊपर चढ़ा के पंप वगैरह से, तो वो सबकी स्थिति बताएगी। यह ऑनलाइन पोर्टल केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विकसित किया है, तो सब बिजली विभाग से संबंधित हैं सारी परियोजनाएं। ड्रिप्स, प्रॉम्प्ट है ना, डीपीआर वाली, जल विद्युत डीपीआर, ये सब डीपीआर नहीं पूछेंगे, ये सारे ये पूछेंगे। ड्रिप्स और कौन सी है ये, प्रॉम्प्ट, तोते उड़ जाते हैं इन योजनाओं के आंसर बताने में। अगला है कृषि निर्णय सहायक प्रणाली KDSS। ठीक है। इसका नाम क्या है, KDSS। ये कृषि निर्णायक सहायता प्रणाली है। कृषि DSS, KDSS या कृषि DSS करके भी पूछ सकते हैं। अपनी तरह की पहली भूस्थानिक प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से भारतीय कृषि के लिए डिज़ाइन किया गया है। उपग्रह चित्रों, मौसम की जानकारी, जलाशय भंडारण, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का 2.0 चालू हुआ है, 4 साल के लिए चालू हुआ है, 2024 से लेकर 2028। तो पूछ लेते हैं कब तक के लिए है, 2028 तक के लिए। कौन सा है, 2.0 है कि 3.0 है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 चालू हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वाली 2.0 की मंजूरी प्रदान कर दी। 1 करोड़ नए घर बनेंगे। ठीक है। 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा इसमें। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है। जो शहरी वाली है जिसका 2.0 अब 2024 में हो रहा है, तो 2015 में चालू करी गई थी, और 9 साल बाद जो है, 9 साल हो गई इस योजना को, 2015 में चालू करी गई थी और 2028 तक चलेगी, और 4 साल दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी विश्व की सबसे बड़ी किफ़ायती आवास परियोजनाओं में से एक है। चलिए अगला टॉपिक, मॉडल सोलर विलेज। तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मॉडल सोलर विलेज के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देशों को सूचित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ऊर्जा को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, ग्रामीण समुदायों ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भर, और प्रत्येक ज़िले को एक मॉडल सोलर विलेज बनाना, प्रत्येक ज़िले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाना, ये सब चीज़ें इसकी क्या है, उद्देश्य है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में केंद्र सरकार 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करके लाभार्थियों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। तो बार बार ये देखने में आ रहा है कि 300 यूनिट, याद कर लो, मुफ्त बिजली प्रदान करेगी PM सूर्य घर जो योजना है। प्रधानमंत्री जीवन योजना का विस्तार, तो उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जीवन स्कीम 2028-29 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। तो ये भी 4 साल चलेगी, और आवास योजना वाले भी 4 साल चलेगी। तो जीवन योजना क्या है भाई, यह योजना कृषि अवशेषों की बिक्री के माध्यम से किसानों के लिए एक स्थिर आय प्रदान करती है और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक है। 2070 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री जीवन योजना अधिशेष बायोमास और कृषि अपशिष्ट की दूसरी पीढ़ी 2G इथेनॉल के विकास पर केंद्रित है। इस योजना को 2019 में लॉन्च किया गया था। पानीपत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा भारत के पहले 2G इथेनॉल संयंत्र की स्थापना का समर्थन किया गया था। ठीक है। ये कहाँ से हुआ, पानीपत के IOCL के से 2G इथेनॉल बनाएंगे ये लोग बायोमास का यूज़ करके। इसका नाम है जीवन योजना। ठीक है। इसका जीवन से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है बायोमास से। ठीक है। जैव ईंधन से, जीवन जैव ईंधन,
नए आपराधिक कानूनों के लिए 4 ऐपों का अनावरण किया गया है। तो भाई अमित शाह ने 4 नए कानून तो लागू कर ही दिए चंडीगढ़ में, और लागू तो हो ही गए हैं पहले से ही। चंडीगढ़ में जो है अब इन्होंने 4 नई ऐप लॉन्च करी है, जिनके नाम है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन। ठीक है, तो समन और साक्ष्य तो आसान है, इसमें न्याय सेतु और न्याय श्रुति ये कुछ अजीब से नाम है इसमें। आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े कानून 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में ऑलरेडी लागू हो चुके हैं। ऐप है अभी चंडीगढ़ से अमित शाह ने लागू की है। चलिए अब हम पहुंच जाते हैं बैंकिंग, वित्तीय सेवा, बीमा में। चलिए ये भी बताते हैं आपको। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, शक्तिकांत दास ने यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस इसे बोलते हैं, प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पेश करने की घोषणा की। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जनधन आधार मोबाइल JAM UPI ULI से संयोजित नई रणनीति के रूप में लॉन्च किया गया है, जो भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाएगा। REC एवं JNPA के मध्य MOU पर हस्ताक्षर हो गए। विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण JNPA के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो किसने किया? REC ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के साथ में कर लिए हैं MOU पर हस्ताक्षर। REC महारत्न कंपनी है। REC ने यह MOU महाराष्ट्र के वधावन बंदरगाह के विकास सहित अन्य आगामी परियोजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए के वित्त पोषण हेतु किया है। REC जो है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। ये NBFC कंपनी है जो कि बिजली से संबंधित जो परियोजना होती है उनके लिए पैसा देती है। तो 45,000 करोड़ रुपए दे वित्त पोषण करेगी ये बंदरगाह को। अगला क्या है? RBI द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5% लगा दिया गया है। तो मुद्रास्फीति अनुमान जो है 4.5% पर स्थिर रखा गया है RBI द्वारा। 4.5% है मुद्रास्फीति का अनुमान। RBI द्वारा खराब और संदिग्ध ऋण रिजर्व के उपचार हेतु मानदंड जारी। RBI ने सहकारी बैंकों में खराब और संदिग्ध ऋण रिजर्व के उपचार में एकरूपता के लिए मानदंड जारी कर दिए हैं। किसके लिए किए? कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए किए हैं। RBI ने एकरूपता के लिए मानदंड जारी कर दिए। तो मानदंड तो आप जानती हो, स्टैंडर्ड। चलिए RBI ने कहा है कि हम लोग मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5% रखेंगे, जो 4 और 6 के वो 4 के आसपास होना चाहिए। 4 आइडियल होता है, तो 4.5 के आसपास है। वेरी गुड मुद्रास्फीति। सेबी ने चैटबॉट सेवा लॉन्च किया है। निवेशकों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट सेबी का वर्चुअल असिस्टेंट सेवा लॉन्च किया है। तो सेबी ने लॉन्च किया है। ये क्या है? AI आधारित चैटबॉट है। सेवा चैटबॉट है सेबी का। सेवा सेबी। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। सेबी की स्थापना कब हुई है? 1992 में हुई है, 12 अप्रैल को। मुख्यालय इसका मुंबई में। 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी है, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली में। चलिए सेबी का भी हो गया। अब हम आगे उद्योग और व्यवसाय पर। जोमेटो द्वारा पेटीएम की इवेंट टिकटिंग का अधिग्रहण। 27 अगस्त को जोमेटो ने पेटीएम की इवेंट टिकटिंग सहायक कंपनियों वेस्टलैंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और ऑर्बिजेन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, जोमेटो ने पेटीएम की 2 कंपनियां, जिसमें एक ऑर्बिजेन है टेक्नोलॉजी और एक वेस्टलैंड है। वेस्टलैंड और ऑर्बिजेन, ये दोनों कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया है और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा सरकार द्वारा, मतलब पेटीएम तो बिक रही है और जोमेटो खरीद रहा है। ठीक है, ये याद करो। सरकार द्वारा 35% बायो बिटुमिन मिश्रण को अनुमति दे दी गई है। तो ये सड़क बनाने वाला जो काला काला पदार्थ होता है, उसका बायो वाला पदार्थ में 35% मिश्रण कर सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार पेट्रोलियम आधारित बिटुमिन में 35% लिग्निन का मिश्रण की अनुमति देगी। नितिन गडकरी ने कहा कि 1 टन पराली, धान का भूसा और से 30% बायो बिटुमिन
350 किलोग्राम बायोगैस और 350 किलोग्राम बायोचार मिलता है। पेट्रोलियम आधारित बिटुमेन की कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम, बायोमास वाला जो बिटुमेन है 40 रुपये प्रति किलोग्राम होता है, सस्ता होता है। ठीक है। बिटुमेन एक काला पदार्थ है जो कच्चे तेल के आसवन से बनता है। इसका उपयोग सड़कों और छतों के निर्माण में किया जाता है। पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड एवं MCFL का विलय हुआ है। ठीक है। पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड और MCFL का विलय हो गया। पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड के साथ मैंगलोर केमिकल एवं फर्टिलाइजर्स के विलय को मंजूरी दे दी गई है। अगला है सोलर पैनल निर्माताओं के लिए नियम बन गए हैं भाई। सोलर सेल मॉड्यूल निर्माताओं को अब अपने वार्षिक आयात निर्यात और अपनी विनिर्माण सुविधाओं के स्थानों के बारे में विवरण अपलोड करना होगा। कंपनियां स्वयं प्रमाणित करेंगी कि वे भारत में निर्मित सौर घटकों का उपयोग और उत्पादन कर रही हैं। चलिए अगला पॉइंट है 2 हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्रों को मंजूरी दे दी गई है। पहली उड़ीसा में है जिसे इंद्रावती योजना कहते हैं, दूसरी कर्नाटक में है जिसे शरावती योजना कहते हैं। शरावती योजना देश की सबसे बड़ी पंप स्टोरेज बिजली उत्पादन इकाई है। पहली जो योजना है हाइड्रो पंप भंडारण वाली, पहली उड़ीसा में 600 मेगावाट की ऊपरी इंद्रावती परियोजना है जिसे OHPC लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। दूसरी है कर्नाटक में 2000 मेगावाट शरावती परियोजना जिसे KPCL द्वारा विकसित किया जा रहा है। 8000 करोड़ रुपए की 2000 मेगावाट की शरावती परियोजना देश की सबसे बड़ी पंप स्टोरेज बिजली उत्पादन इकाई है। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं एक दूसरे ही टारगेट पर जिसका नाम है सार संक्षेप। सार संक्षेप में क्या क्या है? शिखर धवन, जो हमारे शिखर धवन प्रिय शिखर धवन है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये सन्यासी हो गए। शिखर धवन अपने क्रिकेट के शिखर से वापस आ गए, शिखर से धवन करके भाग गए। अगला है तेगवीर सिंह। तेगवीर सिंह माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। बहुत छोटा सा बच्चा है, ये 5 साल का है, 5 वर्षीय है तेगवीर सिंह। ये एशिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जो माउंट किलिमंजारो पर चढ़ गए। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। शायद हरियाणा का बच्चा है, छोटा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है? तेगवीर सिंह। ये पूछा जा सकता है, बहुत छोटा बच्चा, 5 साल का। शक्तिकांता दास, गवर्नर, जो RBI गवर्नर शक्तिकांता दास, इनको इनाम मिल गया है। लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में A+ की रेटिंग प्राप्त करने के लिए बधाई दी गई है मोदी जी ने। ठीक है, शक्तिकांता दास को A+ की रेटिंग मिल गई है। कुल मिला के ये हुआ। यूनुस मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हैं। ये बहुत बुढ़े हैं, 84 वर्षीय हैं और इन्हें 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार की शपथ ले ली इन्होंने। शेख हसीना भाग गई तो यूनुस मोहम्मद को जो है ये प्रधानमंत्री की तरह से ये काम कर रहे हैं, अंतरिम सरकार के हेड बन गए। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 84 वर्षीय यूनुस को अंतरिम सरकार की मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ दिलाई है। ठीक है, तो मुख्य सलाहकार है ये। मोहम्मद यूनुस ने अपने अभिनव माइक्रो फाइनेंस मॉडल के मध्य से विशेष रूप से ग्रामीण बैंक की स्थापना के साथ गरीबी कम करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ। उनके काम के लिए उन्हें 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नियुक्ति, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी SBI के चेयरमैन है। तो SBI के चेयरमैन कौन है? शेट्टी है, जो श्रीनिवास नाम है उनका। श्रीनिवासलू शेट्टी जो है वो SBI के नए चेयरमैन बन गए हैं। उन्हें दिनेश कुमार खारा की जगह पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 27वां चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चेयरमैन है शेट्टी। जय शाह ICC के सबसे युवा अध्यक्ष निर्वाचित हो गए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के BCCI के वर्तमान सचिव जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे युवा निर्वाचित अध्यक्ष हो गए हैं। इन्हें निर्विरोध चुन लिया गया है। इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। ठीक है, 2021 में क्या है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रहे हैं।
ये बीसीसीआई का तो पहले से हेड है ये, अब आईसीसी का भी हेड चुन लिया गया है। जैसा सतीश कुमार भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो भारतीय रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष कौन है? सतीश है। बी श्रीनिवास एनएसजी के नए महानिदेशक नियुक्त हो गए हैं। तो एनएसजी जो है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो होता है, उसका हेड कौन है? श्रीनिवास है। ये भी श्रीनिवास है, बी श्रीनिवास। अरुण अग्रवाल टीईडीसी के अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने डगलस स्थित भारतीय अमेरिकी उद्यमी अरुण अग्रवाल को टेक्सास आर्थिक विकास निगम के निदेशक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। अग्रवाल जी को अमेरिका में टेक्सास आर्थिक विकास निगम का हेड बना दिया। राहुल नवीन ईडी के नए निदेशक बन गए। तो अभी इसमें देख लेते हैं। सतीश कुमार जो है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए। श्रीनिवास एनएसजी के नए निदेशक बन गए। अरुण कुमार अग्रवाल टीईडीसी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। राहुल नवीन ईडी के नए निदेशक बन गए हैं। ठीक है, नवीन बन गए ईडी के नए निदेशक, नवीन को बना दिया गया है, राहुल नवीन को। नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो 153 कहता है कि राज्यपाल होना चाहिए, और 155 आर्टिकल बोलता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो कौन बताता है? 155 बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 156 बताता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के तक जो है अपना पद पर रह सकता है। तो 155 156 ये राज्यपाल के बारे में बताते हैं। कौन कौन राज्यपाल बना देखो। सिक्किम का राज्यपाल बने साहब ओम माथुर, असम और मणिपुर इन दोनों के राज्यपाल बने लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। पुडुचेरी के कैलाशनाथ, पंजाब के गुलाब चंद कटारिया, महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन, झारखंड के संतोष कुमार गंगवार, तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा, छत्तीसगढ़ रमेन डेका, मेघालय GH विजयशंकर, राजस्थान हरिभाऊ किशन राव बागड़े। मनोज मित्तल सिडबी के CMD नियुक्त कर दिए गए हैं। तो मनोज मित्तल को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष और CMD का पदभार बना दिया गया। किसे? मित्तल को। मित्तल बन गया है मनोज मित्तल स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का CMD। कौन बना है? मनोज मित्तल, सिडबी का हेड। मनोज मित्तल सिडबी का हेड है। निधन कौन कौन मर गया? CSIR के प्रमुख पूर्व महानिदेशक गिरीश साहनी का निधन हो गया। CSIR जो होता है उसके पूर्व महानिदेशक गिरीश साहनी मर गए, गिर के मर गए। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी क्लॉट बस्टर दवा को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसीलिए इसे याद भी कर रहे हैं, तो कोई पूछे भी नहीं इनको। इन्होंने क्लॉट बस्टर दवा बनाई थी, गिरीश साहनी ने, मर गए। और कोई मर गए होंगे, हमें कोई लेना देना नहीं। नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। तो ये पूछ लेते हैं कि भाई यामिनी कृष्णमूर्ति किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ठीक है। और ये कहाँ मरी? नई दिल्ली में मरी। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड सब मिल चुका है। तो इतनी इंपॉर्टेंट है यामिनी कृष्णमूर्ति, ये मर गई हैं, दिल्ली में मर गई। भरतनाट्यम कुचिपुड़ी में डांस करती थी। पुरस्कार और सम्मान 15वां मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव हुआ। इसमें रामचरण तेजा को भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, जो रामचरण है उसे भारतीय कला संस्कृति का राजदूत बना दिया गया है, नाटू वाले को। और IFFM पुरस्कार विजेता कौन कौन है भाई? सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12वीं फेल, ठीक है। ये कौन सा है? भारतीय फिल्म महोत्सव है मेलबर्न वाला। इसमें 12वीं फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, वैसे इससे इम्पोर्टेंट अभी आने वाला है, अभी इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती। भारतीय अभिनेता कार्तिक आर्यन बने हैं चंदू चैंपियन के लिए। और साहब सर्वश्रेष्ठ फिल्म है लापता लेडीज़, जो आलोचकों को अच्छी लगी। ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म एक और है पीपल चॉइस वाला, रॉकी रानी की प्रेम कहानी है। और सिनेमा में उत्कृष्टता AR रहमान लेके आ रहे हैं।
और भारतीय कला संस्कृति के राजदूत कौन है? रामचरण तेजा। ठीक है, नाटू नाटू। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मेरे हिसाब से बहुत परम इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि पहली बार दिए जा रहे हैं। भारतीय प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक गोविंद राजन पद्मनाभन को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार से प्रदान किया गया। भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किए जाने वाले विज्ञान रत्न पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2024 से की है। पहली बार शुरुआत हुई है इसकी। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान विवाह, विज्ञान टीम, इन श्रेणी में दी जाती है। तो पूछ भी सकते हैं कि भाई किन किन श्रेणी में दी जाती है? विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, विज्ञान टीम। तो चंद्रयान 3 की जो टीम थी उसे विज्ञान टीम का पुरस्कार मिला है। और जो क्या कहते हैं, विज्ञान रत्न का जो पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? वो मिला है गोविंद राजन पद्मनाभन। बिल्कुल श्लोक जैसा नाम है, गोविंद राजन पद्मनाभन सुरेश। 24वां हस्तशिल्प निर्यात पुरस्कार हस्तशिल्प निर्यात पुरस्कार ने जो भी है हस्तशिल्प वाली संस्था ने नई दिल्ली के अशोक होटल में 24वां हस्तशिल्प निर्यात पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला है और इसे विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, विज्ञान टीम श्रेणी में दिया जाता है। चंद्रयान 3 की टीम को भी मिला है और ये इसी साल से शुरू हुआ है, इसलिए विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कोविड-19 महामारी के कारण 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को अक्टूबर 2024 के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो 2022 के लिए अभी ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दोबारा से दिए गए हैं। तो चलो भाई शुरू हो जाओ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? सूरज आर बड़जात्या, ऊंचाई पिक्चर के लिए। ठीक है, सूरज बड़जात्या जो है उसे मिल गया है ऊंचाई पिक्चर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, कंतारा पिक्चर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं मानसी पारेख और नित्या मेनन। ठीक है, मानसी पारेख, नित्या मेनन, ये दोनों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? आट्टम मलयालम की है। सर्वश्रेष्ठ पटकथा भी आट्टम की है और आट्टम याद नहीं रहता, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो। आट्टम मलयालम की पिक्चर है जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के द्वारा। और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रीतम को ब्रह्मास्त्र पिक्चर के लिए मिला है। RGIA को लगातार तीसरी बार ट्रैवल अवार्ड पुरस्कार मिला है। तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे RGIA, ठीक है, इसे लगातार तीसरी बार इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे से सम्मानित किया गया। इंडिया ट्रैवल अवार्ड में नंबर 1 पर कौन रहता है? राजीव गांधी, हैदराबाद वाला रहता है। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। 2 सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं इनको। एक तो तिमोर लेस्ते का मिला है, जिसे ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर तिमोर लेस्ते कहते हैं। तिमोर लेस्ते की राजधानी कहाँ पे है? दिल्ली में है तिमोर लेस्ते। ठीक है, तिमोर लेस्ते ने द्रौपदी मुर्मू को अपना ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित कर दिया है। ऐसे ही एक और अवार्ड मिलेगा द्रौपदी मुर्मू को, जिसे कहते हैं फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो 2 देशों ने दिया, तिमोर लेस्ते और फिजी ने। तो याद रखना है, तिमोर लेस्ते और फिजी, तिमोर लेस्ते और फिजी। तिमोर लेस्ते जिसकी राजधानी दिल्ली है, और फिजी ने कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी का अवार्ड दिया है। फिजी के ने मुर्मू को अवार्ड दे दिया 2023 में। नरेंद्र मोदी को भी इन्होंने सेम अवार्ड दिया था फिजी वालों ने, अब मुर्मू को भी दे दिया है। चलिए अब हम आ गए युद्धाभ्यासों पे। इसमें सारे युद्धाभ्यास पढ़ डालेंगे हम लोग। भारतीय वायुसेना और मलेशियाई वायुसेना। ठीक है, भारतीय वायुसेना और मलेशियाई वायुसेना, ये दोनों ने युद्धाभ्यास किया जिसका नाम है उदार शक्ति। तो उदार शक्ति, उदार वाले कौन है? मलेशियाई लोग बहुत उदार होते हैं। ठीक है, मलेशियाई लोग हैं। क्वांतन मलेशिया में इसे आयोजित किया गया था। इसमें मलेशियाई एयरफोर्स ने सुखोई विमान वगैरह, सुखोई 30 विमान वगैरह का हुआ था। छोड़ो, इसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस ये टेंशन लेनी है कि उदार शक्ति किस किस देश के बीच में होता है। तो उदार शक्ति होता है इंडिया मलेशिया के बीच में। उदार शक्ति होता है इंडिया और मलेशिया के बीच में। उदार शक्ति है इंडिया और मलेशिया के बीच में। मित्र शक्ति अभ्यास भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? श्रीलंकाई सेना का प्रशिक्षण संस्थान मदुरु ओया में आयोजित किया गया है।
तो मित्र शक्ति किसके साथ होता है? श्रीलंका। उदार शक्ति मलेशिया, मित्र शक्ति श्रीलंका। दोनों ही अलग अलग उन्हीं देशों में हुए हैं, ठीक है, अपने इंडिया में नहीं हुए। मित्र शक्ति उदार शक्ति मलेशिया है, उदार शक्ति मित्र शक्ति है श्रीलंका। पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का पहला चरण तमिलनाडु के सुदूर में आयोजित हुआ है। इसमें भारत, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन की वायुसेना शामिल हुई है, ठीक है। तो पहला बहुराष्ट्रीय तरंग शक्ति हुआ है तमिलनाडु में, तरंग शक्ति तमिलनाडु में, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन आए थे। चलो इसके लेखक का नाम याद करते हैं। वैज्ञानिक उद्यमी, लाखों महिलाओं को सशक्त बनाना, ये किताब लिखी है सौम्या स्वामीनाथन ने, ठीक है। तो MS स्वामीनाथन की शायद बेटी होगी कोई, मुझे क्या पता। इसने किताब लिखी है वैज्ञानिक उद्यमी, ठीक है। सौम्या स्वामीनाथन वैज्ञानिक उद्यमी, तो वैज्ञानिक थे ना MS स्वामीनाथन, वैज्ञानिक उद्यमी किताब लिखी है सौम्या स्वामीनाथन ने। और महिला है तो महिलाओं, लाखों महिलाओं को सशक्त बनाना, ठीक है। सांसद भीम सिंह ने लिखी है भारत के 75 महान क्रांतिकारी। तो सांसद भीम सिंह को अचानक से याद आ गया कि 75 महान क्रांतिकारियों के नाम लिख लो, है ना। अगला है ब्रायन लारा, इसने लिखी है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। तो ऑब्वियसली बहुत कम चांसेस हैं कि यह पूछा जाए, क्योंकि उसमें खुद ही अपना नाम लिख रखा है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। मतलब ये भी नहीं कि कुछ ऐसा नाम लिखोगे हम याद कर लें। चलिए अगला है महत्वपूर्ण दिवस। अगस्त के सारे महत्वपूर्ण दिवस याद करेंगे। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस, और 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी दिवस। तो ये 8/8 के आसपास की बातें हैं। 6/8 को हिरोशिमा में ठोक दिया और 9 अगस्त को नागासाकी में, ठीक है। तो 7 अगस्त को क्या किया भाई? हथकरघा दिवस। तो हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को, जिसमें राष्ट्रीय भाला दिवस भी है। हथकरघा दिवस भी है और भाला दिवस भी है। हथकरघा दिवस, भाला दिवस, हथकरघा दिवस, भाला दिवस, हथकरघा दिवस, भाला दिवस, साथ साथ है 7 अगस्त को। 13 अगस्त को अंगदान दिवस है, तो 13 का नंबर ही खराब होता है, तो अंगदान करना पड़ता है। 14 अगस्त को भारत में विभाजन विवेचना स्मृति दिवस है, बहुत आसान है। और 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। चंद्रमा को छूते हुए भारत जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष यात्रा पहले ही बढ़ चुके हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये हमारे जो वो थे ध्यानचंद, उनके बर्थडे हैं। 29 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। खेल दिवस को मनाया था 29 अगस्त को, बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल दिवस 29 इंपॉर्टेंट, 29 अगस्त, खेल दिवस 29 अगस्त, खेल दिवस 29 अगस्त, खेल दिवस 29 अगस्त। तीर्थ स्थल, चलो भैया तीर्थ स्थल पढ़ लेते हैं। बोत्सवाना, बोत्सवाना इस मैप में दिख रहा है, बीचों बीच बोत्सवाना है। बोत्सवाना 2492 कैरेट का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। बोत्सवाना में 2492 कैरेट का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। बोत्सवाना हीरे के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, ठीक है। तो बोत्सवाना में क्या पाया जाता है? हीरा। और 2492 कैरेट का हीरा विश्व का सबसे सेकंड नंबर का सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है बोत्सवाना में। बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है? यह है गैबोरोन में। बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरोन में। बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरोन में। बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरोन। बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन। ये स्थूल रुद्ध देश है। बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन में है। बोत्सवाना स्थूल अवरुद्ध देश है गैबोरोन। बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोन में। मकर रेखा बोत्सवाना से गुजरती है। कालाहारी रेगिस्तान जो है बोत्सवाना का है। ये बहुत परम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ का है? तो कालाहारी रेगिस्तान है बोत्सवाना का। कालाहारी रेगिस्तान बोत्सवाना, कालाहारी रेगिस्तान बोत्सवाना। 70% से ज़्यादा तो कालाहारी रेगिस्तान जो है बोत्सवाना में है। कामचटका प्रायद्वीप, ये रूस में है। रूस के कामचटका प्रायद्वीप जो है वो पैसिफिक ओशन की तरफ है। के तट पर 7 तीव्रता का भूकंप आया था। इससे ज्वालामुखी शिवलुच विस्फोट हो गया। तो दोनों इंडिया टाइप के नाम है। देखो कामचटका, शिवलुच, ये दोनों जो है रूस के हैं, इंडिया के नहीं है। कुरिल द्वीप समूह रूस के कामचटका प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे से जापान के होक्काइडो द्वीप के उत्तर पूर्व तट पर फैला हुआ है। कुरिल द्वीप जो है रूस और जापान के बीच विवादित है। तो इस सारी एक एक पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। कामचटका प्रायद्वीप रूस का है। ज्वालामुखी शिवलुच खुल गया, मतलब ज्वालामुखी शिवलुच चालू हो गया। कुरिल द्वीप जो है रूस और जापान के बीच में विवाद की वजह है। तुर्काना झील, वैज्ञानिकों की एक टीम ने 50 वर्ष में
पहली बार केन्या के सुदूर उत्तरी क्षेत्र में स्थित तुर्काना झील का व्यापक सर्वेक्षण कर लिया है। तो तुर्काना झील कहाँ पे है? केन्या में। बस इतना याद कर लो, बहुत है। इसका सर्वेक्षण कर लिया गया है। विश्व की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी झील है ये। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट होगी। हरे नीले रंग के लिए जानी जाती है, इसका अजीब सा हरा नीला रंग है। केन्या में पाई जाती है तुर्काना झील। तुर्काना झील कहीं तुर्की बुर्की में नहीं है, ये केन्या में है। तुर्काना झील कहाँ पे? केन्या में। तुर्काना झील केन्या, तुर्काना झील केन्या, तुर्काना झील केन्या। ठीक है, रख लो भाई, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम पहुंच जाते हैं तेज़ी से खेल की तरफ, और ये घटिया खेल वगैरह सब निपटाते थे जल्दी जल्दी, बिल्कुल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार बस रीडिंग मारेंगे इनकी। ठीक है, पेरिस ओलंपिक नहीं आ रही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे पता है यार, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या है भाई? आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया, सबको पता है। किसको नहीं पता कि पेरिस में ओलंपिक होगा तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। भारतीय दल ने 1 रजत 5 कांस्य मिलाकर कुल 6 पदक जीते। ठीक है, 71वें स्थान पर रहा भारत। भारत जो 71वें स्थान पर रहा। 117 भारतीय एथलीटों ने उसमें भाग लिया था। 117 भारतीय एथलीटों ने भाग लिया है। मनु भाकर पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। एक ही संस्करण में 2 पदक जीत लिए इन्होंने, मनु भाकर ने। ठीक है जी। और केडी जाधव हेलसिंकी 1952 में कुश्ती, ये पुरानी हिस्ट्री दे रखी है। केडी जाधव ने कुश्ती कांस्य पदक जीतकर स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत एथलीट बन गए थे 1952 में। भारोत्तोलक मल्लेश्वरी 2000 ओलंपिक में पहली बार महिला बनी थी, इन्होंने पदक जीता था भारोत्तोलन में। और अभिनव बिंद्रा 2008 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीत लिया था इन्होंने। प्रथम ओलंपिक खेल 1896 में ग्रीस के एथेंस में हुए थे। 1896 में हुए थे ग्रीस के एथेंस में पहले ओलंपिक खेल। आदर्श वाक्य है सिटीएस, ये याद रखना है, सिटीएस अल्टीएस फोर्टियस। तेज उच्चतर मजबूत, ये तो सबको पता होगा, लेकिन सिटीएस अल्टीएस फोर्टियस बोलते हैं इसे। सिटीएस अल्टीएस फोर्टियस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। तो याद रखना है कि स्विट्जरलैंड में ओलंपिक संगठन का जो है मुख्यालय है। भारतीय पदक विजेता नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीता। मनु भाकर ने कांस्य जीते, 2 कांस्य जीते। मनु भाकर ने 10 मीटर एक पिस्टल में जीतती है ये। मिश्रित वाले में सरबजोत सिंह के साथ जीता है इन्होंने कांस्य। स्वप्निल कुसाले एक हैं जो 50 मीटर राइफल चलाती हैं, या चलाते हैं मुझे नहीं पता, इन्होंने कांस्य जीता है। अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य जीता है, और भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य जीत लिया है। ठीक है, कुश्ती में अमन सहरावत ने, स्वप्निल कुसाले ने राइफल में कांस्य, सबने कांस्य जीता है। केवल नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है। मनु भाकर ने 2 कांस्य, स्वप्निल कुसाले ने राइफल में, अमन सहरावत कुश्ती में। हॉकी टीम तो पता ही है हॉकी में। और बस, और क्या है, 10 मीटर की पिस्तल में खेलती है मनु भाकर, और 50 मीटर में स्वप्निल कुसाले। चलिए, यूएस ने कितने जीते? 40 जीते, कुल 126 जीते। 40 स्वर्ण पदक जीता है भाई साहब, हमारे इंडिया ने 1 नहीं जीता। चीन ने 40 जीते, जापान ने 20 जीते। तो यूएसए, चीन, जापान ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है। इंडिया 17 है, नहीं 117 नहीं, 117वें स्थान पर है। ठीक है, जेवलिन थ्रो, जो इससे पहले कभी हुआ होगा, नहीं इसके बाद हुआ है। जेवलिन थ्रो लॉनेज डायमंड लीग, नीरज चोपड़ा ने लॉनेज डायमंड लीग में 89.49 मीटर का मार के दूसरा स्थान हासिल कर लिया। कुश्ती में अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में 10 पदक जीत लिए इंडिया ने, बस और कुछ नहीं है। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक के लिए यूएसए की सारा हिल्डेब्रांड का सामना करना था स्वर्ण पदक के लिए, लेकिन वो अयोग्य घोषित हो गई। हॉकी में गोलकीपर श्रीजेश भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बन गए। गोलकीपर श्रीजेश भारत की जूनियर हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बन गए हैं। PR श्रीजेश पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद में संन्यास ले लिया था उन्होंने, और ये जूनियर हॉकी टीम के मुख्य कोच बन गए। टेनिस के नोवाक जोकोविच ने पहला
ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत लिया। नोवाक जोकोविच जो है वो पुरुष टेनिस एकल में कार्लोस अल्कराज को हरा के जीत गए। नोवाक जोकोविच ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए। ठीक है, ओलंपिक में सबसे बूढ़ा आदमी जिसने ओलंपिक पदक जीता है वो है नोवाक जोकोविच। कबड्डी में ग्लोबल महिला कबड्डी लीग हुई है, हरियाणा में हुई है। ठीक है, बस हो गया। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में इंडिया वाले चले गए और शायद रजत पद सेकंड पर प्लेस आ गया उनका। मरूहावा कप में भारतीय सर्फिंग टीम ने रजत पदक जीत लिया। बस मरूहावा में। ठीक है, अब हम वन लाइनर समसामय की बस अगले में करेंगे। आप पेशेंस रखें। धन्यवाद।